13 अक्टूबर सन 1972 एक छोटा चार्टर्ड हवाई जहाज जिसमें लगभग 45 लोग बैठे हैं। ये हवाई जहाज यूरुग्वे से चिली जाते हुए एंडीज की पहाड़ियों से टकरा जाता है और ये टकराव इतना भयंकर होता है कि जहाज के परखचे उड़ जाते हैं। 45 में से 12 लोग हवा में ही कहीं गायब हो जाते हैं और जो लोग जहाज के मलबे में बच जाते हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। किसी का बाजू अलग हो जाता है, किसी के जिस्म में रॉड घुस जाती है और किसी की अंतड़ियां ही बाहर निकल आती हैं। मगर हैरानी की बात अब भी ये थी कि ये सभी लोग अभी भी जिंदा थे, मगर ये सभी एक ऐसी अनजान जगह पर थे जहां इनके अलावा सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर बर्फीले पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस हवाई जहाज ने इन लोगों को एक ऐसी जगह पर लाकर फेंक दिया था जहां इन्हें 72 दिनों तक अभी मौत से लड़ना था। आस्ट्रो टीवी के एक और एपिसोड में आप सबका वेलकम। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। इस टकराव के फौरन बाद ही जहाज का बचा हुआ फ्यूल जहाज के चारों तरफ फैल जाता है, जिसमें जख्मी लोगों का ब्लड भी शामिल होता है। प्लेन में सब कुछ तहस महस हो जाता है। जहाज की सीटें प्लेन की बॉडी को फाड़कर बाहर निकल जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट भी पूरी तरह से पिचक जाता है, जिसमें दोनों पायलट मौके पर ही मारे जाते हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा रिवर्स होकर एक दिन पीछे जाएं, तो 12 अक्टूबर के दिन एक मिलिट्री प्लेन FH-2272 यूरुग्वे क्रास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और इसके अंदर बैठे हैं 45 पैसेंजर, जिसमें 19 रग्बी टीम के प्लेयर्स हैं और 21 लोग इनकी फैमिली और फ्रेंड्स थे। इसके अलावा 5 क्रू मेंबर्स और भी थे। असल में यूरुग्वे के अंदर ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की एक रग्बी टीम थी जो उस वक्त की एक बहुत पावरफुल फुटबॉल टीम थी। ये हर साल यूरुग्वे से चिली के शहर सैंटियागो में मैच खेलने जाया करते थे और आज भी ये लोग सैंटियागो जा रहे थे इसी काम के लिए। ये उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में आती हैं ऊंची एंडीज की पहाड़ियां और यही खूबसूरत पहाड़ियां इन पैसेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी थीं। अभी सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे कि इन पहाड़ियों में जबरदस्त तूफान आता है, जिस वजह से प्लेन रात भर के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में इमरजेंसी लैंड करवा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर को ये जहाज मेंडोजा एयरपोर्ट से दोबारा टेक ऑफ करता है और चिली जाने के लिए पायलट के मुताबिक आज का मौसम बिल्कुल साफ होता है। पूरे 1 घंटे तक ये सफर काफी अच्छा रहता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर जहाज का को पायलट एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। ये सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है और कहता है, हम 10 मिनटों में चिली पहुंच रहे हैं, इसलिए हमारे प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दो। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठा हुआ बंदा भी इसको अपना एल्टीट्यूड कम करके 10,000 फीट पर लाने की परमिशन दे देता है। 3:21 पर पायलट प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने लगता है। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच चुका था, मगर किसी को नहीं पता था कि ये अभी भी इन पहाड़ियों के ऊपर ही उड़ रहा है। नीचे उतरते वक्त अचानक से प्लेन में बहुत तेज झटके लगते हैं। प्लेन बहुत तेजी से नीचे ऊपर की तरफ हिलने लगता है और इतने में ही प्लेन के सभी अलार्म बजने लगते हैं। प्लेन की लाइट्स भी ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही ये जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट सामने देखता है कि उनके प्लेन के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी चट्टान उनके करीब आ रही है। हड़बड़ी में वो प्लेन की मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, मगर अफसोस की बात यह है कि अब बहुत देर हो जाती है। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा एक पहाड़ी से टकरा जाता है। पीछे की 4 सीटें पैसेंजर्स के साथ ही उड़कर कहीं गुम हो जाती हैं। उसके बाद एक और टकराव होता है जिसमें जहाज का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स जहाज के टूटे हुए पोर्शन से नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का बचता है सिर्फ फ्रंट का हिस्सा और वो भी सीधा जमीन पर आकर टकराता है। जहाज का मलबा एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में 500 मीटर की हाइट पर बिखरा पड़ा था, मगर हैरानी की बात ये थी इस मलबे में 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये लोग इस भयंकर क्रैश को सरवाइव कर गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सभी लोग बहुत घायल थे। इस क्रैश में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे जिन्हें ज्यादा चोटें नहीं पहुंची थी। पहला था 19 साल का रोबर्टो कनेसा और दूसरा 20 साल का गुस्तावो जर्बिनो। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, जो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। इसलिए वो देखते हैं कि जहाज में कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे वो घायल लोगों की मदद कर सकते हैं।
ये लोग प्लेन से बाहर निकल कर देखते हैं तो महसूस करते हैं बहुत तेज हवा चल रही है, जिस वजह से इन्हें ठंड लगती है और ये फिर अंदर जाकर प्लेन की टूटी हुई साइड को बिखरी हुई सीटों से ढक देते हैं ताकि कम से कम हवा अंदर आ सके और प्लेन अंदर से गर्म रहे। इस टकराव में प्लेन का कॉकपिट काफी अंदर की तरफ पिचक गया था और वहां जितनी भी चीजें थी वो टूटकर दोनों पायलट के जिस्म में घुस जाती हैं, मगर दूसरा पायलट अभी भी जिंदा होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इस क्रैश के 30 मिनट बाद ही 4 हेलीकॉप्टर इस जहाज की खोज में निकलते हैं, मगर कुछ ही देर में शाम हो जाती है और इन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि इनका प्लेन व्हाइट कलर का था और चारों तरफ व्हाइट पहाड़ियों के बीच व्हाइट स्नो के अंदर फंसा हुआ था, तो इसका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मगर इन्हें अभी भी यही लगता था कि किसी तरह रात गुजारनी है, सुबह कोई प्लेन इन्हें ढूंढ ही लेगा। और अब चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, तेज हवाएं प्लेन की बॉडी से टकरा रही थीं, 0 डिग्री टेम्परेचर था और ये लोग पूरी रात बैठकर इसके अंदर वाइन पीते हैं। 14 अक्टूबर का दिन शुरू होता है और प्लेन में जो सबसे ज्यादा घायल लोग थे उनमें से 5 लोगों की डेथ हो जाती है और अब पीछे सिर्फ 28 लोग बचते हैं। ये लोग प्लेन में जगह बनाने के लिए इन मरे हुए पैसेंजर्स की बॉडी को उठाकर बाहर रख देते हैं। उस दिन भी 11 हेलीकॉप्टर ठीक उसी जगह सर्च ऑपरेशन करते हैं जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था, मगर मौसम खराब होने की वजह से क्रैश साइट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये हेलीकॉप्टर सर्वाइवल के इतने करीब थे कि सर्वाइवल इन्हें नीचे से खड़े होकर देख पा रहे थे और उनकी आवाज भी सुन पा रहे थे, मगर गहरी बर्फ में दबे हुए इस जहाज के मलबे को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये दिन भी पूरी तरह से निकल जाता है। और अब ये लोग थोड़ा सीरियस होते हैं क्योंकि इनकी आंखों के सामने एक एक करके इनके साथी मरते जा रहे थे। ये लोग जहाज में मौजूद सभी लड़कियों की लिपस्टिक इकट्ठा करते हैं और जहाज की छत पर SOS लिखना शुरू करते हैं ताकि किसी न किसी तरह वो हेलीकॉप्टर जो इन्हें ढूंढ रहे हैं उनकी नजर इन पर पड़ सके और किसी तरह ये बच सकें। मगर बदकिस्मती से ये सिर्फ आधा ऐसे ही लिख पाते हैं और लिपस्टिक खत्म हो जाती है और अब इन्हें लगता था कि शायद ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसलिए कुछ लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान में शामिल ये था कि कोई भी पैसेंजर अपना अपना खाना नहीं खाएगा, बल्कि जितना भी खाना बचा है जहाज में वो सभी पैसेंजर्स में बराबर तकसीम किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इनके पास लिक्विड में सिर्फ 3 वाइन की बोतल थी, जिसमें से 5 ये रात को ही पी गए थे। इसके अलावा कुछ विस्की और बैंडी की बोतलें थी और 8 चॉकलेट के पैकेट थे और कुछ डेट्स और पीनट्स जो जमीन पर खून के अंदर बिखरे पड़े थे। ये सभी खाने की चीजें एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और एक आदमी को जिम्मेदारी देते हैं कि वो रोजाना सभी में बराबर का खाना तकसीम करेगा। ये खाना 28 लोगों के लिए बहुत कम था और रेस्क्यू टीम कब आएगी, कब इन्हें आकर ढूंढेगी, कुछ पता नहीं था। 24 घंटों में इन्हें ये खाना एक ही बार दिया जाता था, जिसमें खाने के लिए चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा और पीने के लिए वाइन का बस एक ढक्कन। पीने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा बर्फ थी, मगर इतने कम टेम्परेचर में इसको भी मेल्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब भी किसी को प्यास लगती थी तो बर्फ को खाकर इनकी प्यास नहीं बुझती थी, बल्कि ये लोग इसको पानी बनाकर पीना चाहते थे। कुछ लोग मुंह के अंदर बर्फ को चबाकर मेल्ट करते थे और कुछ लोग बर्फ को बोतल में डालकर कई घंटों तक हिलाते थे, मगर ये तरीका इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जहाज के मलबे के आसपास जितनी भी स्नो थी उसका पानी पीने लायक ही नहीं था, क्योंकि प्लेन से निकला हुआ फ्यूल और लोगों का ब्लड इसके चारों तरफ फैला हुआ था और कुछ लोग प्लेन के आसपास यूरिन वगैरह भी कर रहे थे, तो प्लेन के आसपास की जितनी भी स्नो थी वो सारी खराब हो चुकी थी। इस वजह से जिसको भी प्यास लगती थी वो बहुत दूर से स्नो लाता था और फिर इसे घंटों तक मेल्ट करके पीता था और इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी और ये लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहते थे। दिन में इन्हें सिर्फ इतना ही खाना मिलता था जिससे ये खुद को जिंदा रख सकें। कुछ लोग अपनी भूख मिटाने के लिए लेदर की सीट तक चबा गए थे, जिनसे इनकी भूख तो नहीं मिटी पर ये बीमार जरूर हो गए थे। हालात बदतर से बदतर हो रहे थे और किसी को अपने बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं लोगों में एक टेक्निकल पर्सन भी था जो जहाज के कॉकपिट से रेडियो को निकालकर बैटरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी न किसी तरह जहाज के रेडियो को ठीक करके बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर सके और अपने लिए मदद मांग सके। उस टाइम पर यही एक ठीक रास्ता था जो सबको नजर आ रहा था। इस आदमी का नाम मार्सेलो था और ये किसी न किसी तरह कई दिनों के बाद रेडियो को ऑन करने में कामयाब हो जाता है
मगर दिक्कत ये थी कि ये रेडियो सिर्फ वन वे सिग्नल ही पकड़ रहा था। जहां पर सिग्नल आ तो रहे थे मगर इधर से कोई मैसेज नहीं जा पा रहा था। ये चिली के आसपास की कुछ ही फ्रीक्वेंसी को पकड़ पा रहा था, जहां पर सिर्फ न्यूज वगैरह ही आ रही थी। ये लोग जो खाना खा रहे थे वो ना होने के बराबर बचा था। लोगों की हालत खराब हो रही थी और अब इनमें चलने की भी ताकत नहीं बची थी। लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अगर खाना खत्म हो गया तो वो क्या खाएंगे और कैसे जिंदा बचेंगे। शाम को सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जिनमें वो 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे जिन्हें बहुत कम चोटें लगी थी। ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हम जिंदा रह पाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना ढूंढना पड़ेगा, वरना हम सब भूख से मारे जाएंगे। और उसके बाद ये जो चीज सबको खाने के लिए कहता है वो चीज सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो मजबूरन हमें बाहर पड़ी हुई डेड बॉडीज को खाना होगा और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, वरना हमारे जिस्म में इतनी भी जान नहीं बचेगी कि हम इन डेड बॉडीज तक पहुंच सकें और उनको काट कर खा सकें। इसकी ये बात सभी लोगों को हैरान कर देती है और कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि बाहर किसी की बहन की डेड बॉडी पड़ी थी और कुछ लोगों के दोस्त या रिश्तेदारों की डेड बॉडीज भी पड़ी थी। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद रात के वक्त इन लोगों को बाहर एक बहुत ही भयंकर आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग जागते हैं और देखते हैं कि पहाड़ से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा खिसक कर इनके प्लेन से टकराता है और प्लेन के इस टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है। 8 लोग बर्फ में फंसकर सांस की तंगी की वजह से मारे जाते हैं और अब पीछे बचते हैं सिर्फ 19 लोग। भूख से हालत बिगड़ती जा रही थी। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था कि एक पैसेंजर उठता है, वो गिलास का एक टुकड़ा लेता है और बाहर पड़ी हुई डेड बॉडीज में से किसी एक का मीट काट कर खा लेता है और उसको देखकर बाकी 2 लोग और उठते हैं और वो भी इस मीट को उठाकर खाने लगते हैं और यहाँ से इन लोगों की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है और अब ये जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं और इंतजार करते करते 3 लोगों की जान और चली जाती है और अब पीछे बचते हैं सिर्फ 16 लोग। और अब इन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि कोई मदद नहीं करने वाला और अगर इन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो ये लोग भी बेमौत मारे जाएंगे। इनके पास जो डेड बॉडीज थी जिसे ये रोज खा रहे थे वो भी खाने में आहिस्ता आहिस्ता कम बढ़ रही थी और इस वजह से ये लोग एक दूसरे को इस बात की भी परमिशन दे देते हैं कि बचे हुए लोगों में से कोई भी अगर मरता है तो दूसरा कोई भी इसकी डेड बॉडी खा सकता है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरेंगे। 20 नवंबर को कैनेसा और फर्नांडो एक डिटेल प्लान बनाते हैं। वो अपने साथ एंटोनियो को लेकर वेस्ट साइड की पहाड़ियों की दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड कोई गांव हो सकता है, कुछ लोग रहते होंगे जिनसे वो मदद मांग सके और सबकी जान बच सके। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस दिन मौसम ठीक होगा तो उसी दिन ये पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को ज्यादा खाना दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करके बाहर निकलेंगे और वो भी पैदल। ठंड से बचने के लिए इन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसमें से रुई निकालकर जैकेट बना ली थी और जो मरे हुए लोग थे उनके कपड़े उतारकर डबल करके पहन लिए थे। फाइनली क्रैश के 61 दिन बाद डेट आती है 12 दिसंबर की, जिस दिन इन तीनों को इस मिशन के लिए निकलना था। प्लान में ये भी शामिल था कि दिन में ये लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे और रात के वक्त ये कैंप लगाकर इंतजार करेंगे। ये एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ने वाले थे जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड था। 3 दिन लगातार चलने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि जो खाना ये अपने साथ लेकर आए थे वो तीनों के लिए कम पड़ जाएगा। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि खाना कम है तो आगे चलकर किसी न किसी की जान जा सकती है खाना कम पड़ने की वजह से। तो 15 दिसंबर को ये एंटोनियो को वापस क्रैश साइट पर भेज देते हैं और खुद आगे बढ़ते रहते हैं। 4 दिनों में ये क्रैश साइट से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। ऐसे ही चढ़ते चढ़ते इनको 8 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता है और जब ये टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर इन्हें दूर एक पहाड़ी नजर आती है जिस पर बर्फ बहुत कम थी, बल्कि उस पर दरख्त और पौधे भी लगे हुए थे, जिसके करीब एक रिवर भी थी जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें अंदाजा हो गया था कि वहां इन्हें कोई आबादी वाला शहर मिल जाएगा जहां इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा,
किसी न किसी तरह इन्हें इस रिवर तक पहुंचना था, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत मुश्किल था। इस रिवर तक पहुंचते पहुंचते एक रात और गुजर जाती है और अगली सुबह इन्हें रिवर के पास कुछ गाय और जली हुई लकड़ियों के टुकड़े दिखाई देते हैं और इसका मतलब ये था कि आसपास ही यहाँ लोग रहते होंगे और इन्हें मदद जरूर मिल जाएगी। ये पास की बहती हुई रिवर से जी भरकर पानी पीते हैं और इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना भी बहुत मुश्किल था। मगर थोड़ी देर बाद इन्हें रिवर की दूसरी साइड पर एक आदमी घोड़े पर बैठा नजर आता है। ये लोग अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं मगर इनकी आवाज दूसरी साइड पर सुनाई नहीं देती। कुछ देर घोड़े पर सवार आदमी आगे बढ़ता जाता है और अचानक उसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है और वो इन्हें देखता है कि ये इसको देखकर चिल्ला रहे हैं। पहले तो वो काफी देर इनको सिर्फ देखता रहता है और फिर इन्हें कहता है टू मारो और ये कहकर वो आदमी दोबारा वापस चला जाता है। ये लोग रात भर नहीं सो पाते और उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगले दिन वो आदमी दोबारा आता है। उसके हाथ में एक पेपर और पेंसिल होता है जिस पर वो लिखता है व्हाट डू यू वांट और पेपर को पत्थर में लपेटकर इनकी तरफ फेंकता है। तो ये लोग भी अपनी सारी स्टोरी इस पेपर पर लिखकर वापस उसकी तरफ फेंकते हैं। वो आदमी इनकी स्टोरी पढ़ता है और समझ जाता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है कि 2 माह पहले होने वाले प्लेन हादसे में ये लोग अभी तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये लोग अभी तक कैसे जिंदा हैं। वो आदमी जल्दी ही लोकल अथॉरिटीज को मदद के लिए बुलवाता है और फाइनली 72 दिनों के बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वहीं से इनको अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां ये अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इनके बाकी 14 साथी अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फाइनली 22 दिसंबर को रेडियो पर ये न्यूज भी पब्लिश हो जाती है कि एंडीज में जो यूरुग्वाई का प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर मिल गए हैं और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये खबर उन 14 लोगों को भी मिल जाती है जो रोजाना प्लेन के रेडियो से इसी खबर का इंतजार कर रहे थे। ये न्यूज सुनकर 14 के 14 सर्वाइवल खुशी से रोने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो 72 दिन के बाद भी किसी न किसी तरह बच गए हैं। उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर में इन दोनों मेडिकल स्टूडेंट को किनेसा और पराडो को बिठाया जाता है। इन दोनों ने 8 दिन में 90 किलोमीटर का फासला तय किया था और इनका वजन 30 किलो से भी कम पड़ गया था और इन बचे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। 72 दिनों तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना, वो भी बिना खाने के, एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।